नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हेमंत सिंह कंवर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय मुकुटधर पांडे महाविद्यालय कटघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़। आज मैं आपके मध्य महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। यह विषय टीजीटी, पीजीटी, नेट एग्ज़ाम तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। कम से कम इसमें से 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। भाषा का अर्थ होता है कहना या बोलना। भाषा अंग्रेजी के लैंग्वेज का हिंदी रूपांतर है। जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भाषा को दूसरे तक जिस साधन से आदान प्रदान किया जाता है उसे हम भाषा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मन के भावों को, मन के विचारों को जिस साधन के द्वारा दूसरे तक पहुंचाता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा जो है फारसी से आई है। पुराने समय में फारस ईरान के लोग भारत आते थे। उस स्थान का नाम था सिंधु। तो फारसी में सा का प्रयोग था के रूप में किया जाता है, धा का प्रयोग दा के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद, ई की मात्रा प्रत्यय जुड़कर क्या कहलाए? हिंदी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंद और हिंद से हिंदी भाषा कहलाए। इस प्रकार से हिंद जो है दो रूपों में प्रयोग में होता था। देशवासियों के रूप में प्रयुक्त होता था और भाषा के रूप में। जैसा कि देशवासी के रूप में, जैसा कि मैं कहूँगा जय हिंद, तो यहाँ पर जो है हमने हिंद को देश के रूप में प्रयोग किया है। इसी प्रकार से हिंद शब्द भाषा के रूप में भी प्रयुक्त होता था। इसी प्रकार से हिंदी भी देशवासियों के रूप में प्रयुक्त होता था और भाषा के रूप में प्रयुक्त होता था। जैसा कि हिंदी है हम वतन है, तो यहाँ पर हिंदी है हम वतन है, यह जो है देशवासियों के रूप में प्रयुक्त हुआ है और दूसरा जो है भाषा के रूप में प्रयुक्त हुआ। अब देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, हिंदी कहाँ जन्म लेती है और कैसे धीरे धीरे अपने पड़ावों को पार करता हुआ यह आगे बढ़ती है। तो देखते हैं, संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम भाषा क्या कहलाती है? संस्कृत। तो हिंदी का जन्म जो है संस्कृत से हुआ है। संस्कृत से वैदिक संस्कृत बना और दूसरा लौकिक संस्कृत बना। संस्कृत का समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से। संस्कृत के समय को ऋग्वेद काल कहा जाता है। ऋग्वेद हमारा प्रथम ग्रंथ है। इसे मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। इसी के समकालीन ईरान में अवेस्ता है। तो इस प्रकार से संस्कृत से वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय। तो इस समय में जो भी ग्रंथ लिखे गए उसको जो है हम वैदिक संस्कृत के अंतर्गत मानते हैं। तो इसमें कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। चारों वेद मिलकर संहिता कहलाती है और संहिता को वेद कहते हैं। इसी प्रकार से जय संहिता भी होती है। जय संहिता महाभारत को कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से
500 ईसा पूर्व तक का समय। लौकिक संस्कृत को ब्राह्मण संस्कृत भी कहते हैं, उत्तर संस्कृत भी कहते हैं। इस काल में रामायण, महाभारत, आरण्यक, 4 उपवेद लिखे गए, उपनिषद की संख्या 108 है, 6 वेदांग लिखे गए, पुराणों की संख्या 18 है। तो इस प्रकार से यह 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का समय लौकिक संस्कृत कहलाई। इसके बाद आता है लौकिक संस्कृत से क्या क्या आगे जन्म हुआ। लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का जन्म हुआ। पाली भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। लौकिक पाली भाषा के समय में बौद्ध धर्म आया। बौद्ध धर्म के लोग महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिपिटक लिखे, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। पाली भाषा को ही भारत की प्रथम देशी भाषा और जन भाषा कहा जाता है। इसे प्रथम भारतीय भाषा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है पाली का समय था 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक का समय है। इसको हम पाली भाषा का समय मानते हैं। पाली भाषा के बाद आता है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को हम स्वच्छंद भाषा, स्वतंत्र भाषा भी कहते हैं। प्राकृत का समय है प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। इसी समय ईसाइयों के धर्मगुरु ईसा मसीह का जन्म होता है। तो इस समय जैन धर्म के लोग आए। जैन धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्राकृत भाषा को मलेच्छों की भाषा भी कहा गया। इस प्रकार से जो है प्राकृत भाषा का समय 500 ईस्वी तक रहा, प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। इसके बाद आता है अपभ्रंश का समय। अपभ्रंश का समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इस समय को हम अपभ्रंश काल मान सकते हैं। अपभ्रंश का तात्पर्य होता है भ्रष्ट या बिगड़ी। अपभ्रंश का उपनाम है अवहट, अविहत्था। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं कि आगे अपभ्रंश के 7 रूप आएंगे और अपभ्रंश के 7 शाखा से 5 उपभाषा और 18 बोलियों का किस प्रकार जन्म होता है देखते हैं। अपभ्रंश के 7 रूप हैं सौरसेरणी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, ब्राचट अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। अब हम देखते हैं कि सौरसेरणी से किसका किसका जन्म हुआ। पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। सौरसेरणी से ये तीन ने जन्म लिया। इसके बाद आता है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी जन्म होता है। इसके बाद तीसरा है पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा इनका जन्म होता है। उसके बाद आता है ब्राचट अपभ्रंश। ब्राचट अपभ्रंश से सिंधी का जन्म होता है। इसके बाद आता है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी का जन्म होता है। अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का जन्म होता है। उसके बाद मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से जो है बंगला, असमिया, उड़िया और बिहारी हिंदी का जन्म होता है। तो इस प्रकार से जो है अपभ्रंश के ये 7 रूप। इस 7 रूपों में जो है इनमें जो है 5 उपभाषा विकसित हुए। अब 5 कौन कौन से उपभाषा विकसित हुआ इसको हम देखते हैं। तो 5 उपभाषा है। पहला है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो इस प्रकार से जो है अपभ्रंश के 7 रूप से 5 उपभाषाओं ने जन्म लिया। अब 5 उपभाषा से जो है 18 बोलियों का जन्म किस प्रकार होता है इसे हम देखते हैं। तो 5 उपभाषाओं से पहला है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी ने 5 बोलियों को जन्म दिया। बांगरू, जिसे हरियाणवी भी कहते हैं, बुंदेली, ब्रजभाषा,
कन्नौजी और खड़ी बोली। तो इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी से ये 5 बोली का जन्म होता है। दूसरा है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी से जो है 4 बोलियों का जन्म होता है। मेवाती, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी। इस प्रकार से जो है 4 बोलियों का जन्म हुआ। इसके बाद आता है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली का जन्म होता है, कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। इसके बाद आता है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों का जन्म होता है, बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। इसके बाद आता है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियों का जन्म हुआ है, मैथिली, मगही, भोजपुरी। तो इस प्रकार से जो है 5 उपभाषाओं से 18 बोली का जन्म हुआ है। अब हम देखते हैं कि किस किस क्षेत्र में जो है हिंदी बोली जाती है। तो इसके आधार पर हम जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ जो है हिंदी बोली जाती है। तो पहला स्टेट है राजस्थान, पंजाब का कुछ भाग है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, बिहार से अलग हुआ राज्य है झारखंड। तो इस प्रकार से जो है 11 प्रदेशों में हिंदी बोली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं इनमें से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहले है प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा है संपूर्ण की विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो संपूर्ण विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत कहलाती है। इसके बाद मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है। तो मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। इसके बाद है भारत की प्रथम देशी भाषा और जनभाषा किसे कहते हैं। तो भारत की प्रथम देशी भाषा और जनभाषा हम किसको कहते हैं, पाली भाषा को कहते हैं। इसी प्रकार से प्रथम भारतीय भाषा भी हम पाली भाषा को ही कहते हैं। इसी प्रकार से अपभ्रंश का उपनाम क्या है। तो अपभ्रंश का उपनाम है अवहट, अविहत्था। इसी प्रकार से खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम इसको कौरवी भी कहते हैं। कौरवी नाम किसने दिया। तो कौरवी नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। तो ये इस प्रकार से हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन पड़ावों को पार किया। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई। संस्कृत से 2 संस्कृति ने जन्म लिया, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से फिर पाली भाषा आया, पाली भाषा से प्राकृत भाषा आया, प्राकृत से अपभ्रंश आया, अपभ्रंश से फिर उसके 7 रूप आए। 7 रूप ने 5 उपभाषाओं को जन्म दिया और 5 उपभाषाओं से 18 बोलियों का जन्म होता है। तो इस प्रकार से मैंने हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।